वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देख रहे हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ महेश्वरी। ठीक है, महेश्वरी बुक है ये, और इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने कॉमनली सुना हुआ होता है, ये ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर, मोस्टली फीमेल्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए ही। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थरोसिस जो है इसे ये एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है। डीजनरेटिव का मतलब है कि एक एज होने के बाद ये जो है खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इटियोलॉजी इसकी जो वजह है, जो कॉज है इसका, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली अभी भी ये पता नहीं है इसका क्या रीजन है। ये सोचा जाता है कि जो बियर एंड टीयर है जॉइंट का, जैसे जैसे कोई बंदा बड़ा होता है, एज्ड होता है, तो उसका जो है बियर एंड टीयर हो जाता है जॉइंट्स का, क्योंकि रिपीटेटिवली वो वर्क कर रहा होता है, बहुत लॉन्ग टर्म हो चुका होता है उसको जॉइंट्स को यूज करते हुए। इस वजह से बियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट्स एक कॉमन रीजन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप्स क्या होते हैं, दो तरीके के ओए होते हैं। पहला है प्राइमरी ओए, सेकंड वन इज सेकेंडरी ओए। प्राइमरी ओए के अंदर क्या होता है कि ये जॉइंट्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, और ये आपका ओल्ड एज के अंदर होगा और वेट वियरिंग जॉइंट्स के अंदर होगा। जैसे वेट वियरिंग हमारे कौन से जॉइंट्स हैं, हिप एंड आपका नी। ठीक है, और जनरलाइज्ड वैरायटी में जहां पर अगर देखने को मिले तो ये आपका ट्रेपीजो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब में देखने के लिए मिल सकता है, और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स में फिंगर की देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और प्राइमरी ओए ज्यादा कॉमन होता है देन द सेकेंडरी ओए। ठीक है, अभी हमें प्राइमरी ओए के बारे में बताया, अब हम देखते हैं सेकेंडरी ओए के बारे में। सेकेंडरी ओए का मतलब है कि इसका जो कारण होगा ना होने का ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो आपका कोई और बीमारी होगी जिसकी वजह से बहुत सालों के बाद आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के ओए के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी डिजीज ऑफ जॉइंट जो उसको डीजनरेशन के लिए जॉइंट को लेकर के जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया और बोन हील प्रॉपरली नहीं हो पाई, माल यूनियन हो गया, तो क्या होगा कि वो उसी तरीके से उसको यूज कर रहा है, वो नहीं वो उसकी रीमॉडलिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, तो वो बोन जो है एक लंबे टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद जो है वो ओए के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी वहां पर कंडीशन। ठीक है, जो कि आपको डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है, कोई प्राइमरी डिजीज। ठीक है, ऑफन मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, और ये कॉमनली आपको किसी भी एज में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन एडोलेसेंस के बाद। ठीक है, और कॉमनली ये हिप के अंदर देखने के लिए मिलता है, और इसके जो फैक्टर्स हैं, जो और क्या क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब वो है कंजेनिटल माल डेवलपमेंट ऑफ अ जॉइंट, कि कोई जॉइंट पहले से ही प्रॉपरली बना ही नहीं है। ठीक है, और इरेगुलरिटी ऑफ द जॉइंट सरफेसेस फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉमा, कोई भी प्रीवियस ट्रॉमा हुआ इसकी वजह से जो जॉइंट की इरेगुलरिटीज थी, जॉइंट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पर किसी भी तरीके से ऐसी इरेगुलरिटीज हो गई हैं, तो ये जो इरेगुलरिटीज यहाँ पर हुई हैं, ये ऊपर वाले हिस्से में बियर एंड टीयर तो ऑब्वियसली करेंगी ना, तो ये वाली चीज हो सकती है। प्रीवियस डिजीज प्रोड्यूसिंग अ डैमेज आर्टिकुलर सरफेस, तो जो आर्टिकुलर सरफेस होता है उसको डैमेज कर रही है अगर कोई पुरानी डिजीज, कोई इन्फेक्शन है या कोई और डिजीज है, तो उसकी वजह से भी हमें ये सेकेंडरी ओए देखने के लिए मिल सकता है। इंटरनल डीअरेंजमेंट ऑफ द नी सच एज लूज बॉडीज, जो लूज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, अगर जस्ट सपोज कि ये हमारा नी है और यहाँ पर आपकी लूज बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर कि ये आपका एक नी जॉइंट है, और यहाँ पर इस तरीके से कोई लूज बॉडी, और इस पर बार बार वेट पड़ रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन पैदा कर रहा है ना, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास भी जाकर के उसको इरप्ट करना शुरू कर देगा, उसको खुरदुरा करना शुरू कर देगा, और वहां पर बियर एंड टीयर हाई रेट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो यही है। ठीक है, एक है माल अलाइनमेंट या बॉलेक्स, या वो बॉलेक्स क्या होता है, बॉलेक्स या जेनुवेल्गम या जेनुवेरम। बॉलेक्स होता है आपका इस तरीके की जब डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोड है वो आपका एक तरफ ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरफ जो है आपकी बोन भी दबना शुरू हो जाती है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज पर ओवर प्रेशर की वजह से वो चीज जो है वो खराब, मतलब बियर एंड टीयर में जाना शुरू कर देती है। ओके,
और आपकी ओबेसिटी या एक्सेसिव वेट। तो अब हम आगे देखते हैं इसकी पैथोलॉजी क्या होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव कंडीशन है जिसके अंदर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को जो है हार्म करती है ज्यादातर, ठीक है। तो अब देख लो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है। ये है आपकी कोई भी बोन क्यों ना हो, लेकिन हम यहाँ पर मोस्टली एग्जाम्पल लेके चलेंगे नी जॉइंट का, क्योंकि वो एक वेट वियरिंग जॉइंट है। ओके, आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब कि ऐसा कार्टिलेज जो आर्टिकुलेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस बोन पर भी यहाँ पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होगा जहां पर ये आर्टिकुलेट होगी दूसरी बोन से। तो एक जॉइंट के अंदर दोनों बोन्स के पास आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, तो अब आगे चल करके क्या होता है कि यहाँ पर आपका इसके अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर प्रोटोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है। ओके, प्रोटोग्लाइकिन, कोलेजन, बहुत सारी चीजें ऐसी प्रेजेंट होती हैं और वाटर इनटेक भी, ठीक है, मैटर करता है। अब यहाँ पर देखो कि फर्स्ट चेंज ऑब्जर्व, जो सबसे पहला चेंज ऑब्जर्व किया जाता है वो होता है कि वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है एंड डिप्लेशन हो जाता है प्रोटोग्लाइकिन का। प्रोटोग्लाइकिन जो होता है वो हमारा ल्यूब्रिकेट करने के लिए, कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और कोलेजन को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर वहां पर क्या होगा कि कार्टिलेज जो कोलेजन मैट्रिक्स है आपकी, उससे वो प्रोटोग्लाइकिन कम हो गया, तो अब लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन कार्टिलेज की कम हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है वेट वियरिंग अगर ऐसे कार्टिलेज पर चलती रहती है तो क्या होगा, वहां पर फिब्रिलेशन शुरू हो जाएगी। देखो, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन करने वाला जो प्रोटोग्लाइकिन था वो तो कम हो गया, वेट इस पर अभी भी पड़ रहा है, तो क्या होगा कि ये ना इरप्ट हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ये फटने लग जाएगा, बियर एंड टीयर करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, कार्टिलेज जो है एब्रेप्टेड हो जाएगा बाय द ग्राइंडिंग मैकेनिज्म एट द वर्क एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द अपोजिंग आर्टिकुलर सरफेस अंटिल इवेंचुअली द अंडरलाइंग बोन इज एक्सपोज्ड। तो यहाँ पर जब तक ये प्रोसेस चलेगा, ग्राइंडिंग मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है, ग्राइंडिंग मैकेनिज्म चलता रहेगा जब तक ये पूरा आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये हट नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक हमारी बॉडी सहन करेगी, वो भी अपना बेस्ट देगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बोन आपका सहन क्या करेगी, मतलब पेन भी करेगी, ऐसा नहीं है कि वो सहन कर रही है, आर्टिकुलर कार्टिलेज हटने दो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिब्रिलेशन होने के बाद ये हटता गया, अब्रेडेड होता गया, हटता गया, और यहाँ पर जो है आपके बोन्स दिखना शुरू हो जाएंगी अब प्रॉपरली, ठीक है। तो हम थे यहाँ पर विथ फर्दर रबिंग अ सबकॉन्ड्रल बोन बिकेम्स हार्ड एंड ग्लॉसी। मीनवाइल अब जो आपकी सबकॉन्ड्रल बोन थी वो अभी हार्ड और ग्लॉसी होना शुरू हो जाएगी। मीनवाइल जो बोन है मार्जिन पर वो जॉइंट हाइपरट्रॉफीज में चली जाएगी एंड फॉर्म अ रिम ऑफ प्रोजेक्टिंग स्पर्स। स्पर्स मतलब कि ऐसे ऑस्टियोफाइट्स यहाँ पर बन जाएंगे, इस तरीके के यहाँ पर ऑस्टियोफाइट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, नुकीले कोने निकल जाएंगे बोन्स के, ठीक है, क्योंकि अब ये घिसती जा रही है और यहाँ पर एक रिम फॉर्मेशन भी हमें देखने के लिए मिलेगी। ओके, सिमिलर मैकेनिज्म हमें देखने के लिए मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ सबकॉन्ड्रल सिस्ट में एंड स्क्लेरोसिस में, ठीक है। अब ये जो लूज फ्लेक्स ऑफ कार्टिलेज होता है ये साइनोवियल इन्फ्लेमेशन के लिए और थिकनिंग ऑफ कैप्सूल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमें डिफॉर्मिटीज और स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब जो कार्टिलेज वहां से इरप्टेड हुआ है ये कार्टिलेज रहेगा तो इसके कैप्सूल के अंदर ही ना, नी कैप्सूल के अंदर, तो जब ये नी कैप्सूल के अंदर है तो इसके बीच में आ जाएगा। अब जब ये बीच में आ गया है तो यहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट था उसके अंदर ये इन्फ्लामेटरी कैस्काड को चला देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्टिफनेस देखने के लिए मिलेगी। ऑफन वन कंपार्टमेंट ऑफ जॉइंट इज इफेक्टेड मोर देन द अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर नीम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट जो है, जैसे ये आपका है मीडियल कंपार्टमेंट और ये है आपका यहाँ पर लेटरल कंपार्टमेंट, ओके, ये इसकी मिड लाइन मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम नी की बात करते हैं तो यहाँ पर मीडियल वाला जो हिस्सा होता है ये ज्यादा इफेक्ट होता है ओए के अंदर, ओके।
ड्यू टू द टीबियल ट्यूबरकल रीजन, ओके, एंड द आर्टिकुलेशन विद द फीमर एंडिंग, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर मीडियल कंपार्टमेंट इफेक्ट हो रहा है मोर देन द लेटरल, और जिसकी वजह से हमें वेरस डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है, मतलब जेनो वेरम देखने के लिए हमें मिलता है, ओके। बॉनीज हो जाती हैं इस तरीके से। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। ये ज्यादातर एल्डरली पीपल्स के अंदर होता है और लोअर लिम्स के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। फ्रिक्वेंटली बायलैटरल होता है, मतलब एक लेग पर होगा तो दूसरे लेग पर भी होगा, ओके। दोनों पैरों पे देखने के लिए मिलेगा, लोअर लिम्स में इसलिए क्योंकि वो वेट वेयरिंग होते हैं। ज्योग्राफिकली अगर हम वेरिएशन देखते हैं तो ये ज्यादातर आपका डिपेंड करता है कि डेली एक्टिविटीज क्या है पॉपुलेशन की, ओके। जैसे कि हिप जॉइंट जो है वो ज्यादातर इफेक्ट होता है आपका वेस्टर्न लिविंग हैबिट्स के साथ जो लोग रहते हैं, और नी इफेक्ट होती है ज्यादातर जो एशियन लिविंग हैबिट्स हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर जो है आपका वो नी ज्यादातर इफेक्ट होती हैं, ठीक है। और जैसे कि आपकी सिटिंग क्रॉस लेग्ड वाली जो हैबिट्स होती हैं किसी किसी की, या बहुत लंबे टाइम तक वो बैठा रहता है या किसी गेम में वो इन्वॉल्व है, तो हर किसी को अलग अलग तरीके की डिफॉर्मिटीज देखने के लिए मिलती हैं। और पेन सबसे पहला सिम्टम होता है, अर्लियर सिम्टम होता है। स्टार्टिंग में ये इंटरमीडिएटली होगा, कभी हुआ कभी नहीं हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में कुछ महीनों के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। और इनिशियली तो डल पेन होगा, लेकिन बाद में जब इसका टाइम बढ़ जाएगा और ट्रीटमेंट नहीं लेना शुरू होगा, पता नहीं पड़ेगा या जो भी रीजन रहेगा, उसकी वजह से जो है वो आपका हर एक एक्टिविटी के बाद जो है स्टार्टिंग एन एक्टिविटी आफ्टर अ रेस्ट ऑफ पीरियड, एंड ये जब आप रेस्ट के बाद कोई भी एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तो उसके बाद ये पेन जो है फिर से आएगा। बट लेटर ये बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगा, मतलब बाद में जाकर के बहुत ज्यादा बेकार और क्रैम्प लाइक सेंसेशन देगा, ठीक है। और कम्स आफ्टर द एक्टिविटी के बाद भी आएगा, ओके। A course of cryptus may be complained of by some patients. Cryptus मतलब होता है जब भी आप मूवमेंट कर रहे हैं तो एक चटकी सी आवाज आना, ठीक है। किसी किसी के जॉइंट से आती है ना, वो एक क्रिप्टस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आवाज आने को ही क्रिप्टस कहते हैं। स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स हमें लेट फीचर है स्वेलिंग, और यहाँ पर आपको इफ्यूजन देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ, मतलब स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल टिश्यूज। और स्टिफनेस हमें इनिशियली देखने के लिए मिलेगी ड्यू टू पेन और मसल स्पाज्म, बट बाद में जाकर के कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। इनकॉन्ग्रुएंटी देखने के लिए मिलती है जॉइंट के अंदर। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि जो जॉइंट्स की आर्टिकुलेशन है ये प्रॉपरली अभी हो रखी है, ठीक है, बट लेटर स्टेज में जो ये जॉइंट जुड़े हुए हैं ना, इनकी वो कम हो जाएगी, ये प्रॉपरली जॉइंट नहीं रहेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूट करता है अदर सिम्टम्स जो हैं आपके, कि एक इनस्टेबिलिटी फीलिंग होगी जॉइंट के अंदर, एक लॉकिंग रिजल्ट आएगा, जो लूज बॉडीज प्रेजेंट है उसकी वजह से एक लॉकिंग सेंसेशन देखने के लिए मिलेगी, पेशेंट को फील होगी, और फ्रेड मिनिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट लाइन, क्रिप्टस ऑन मूविंग, जब पेशेंट मूव कर रहा है जॉइंट को तो क्या हमें कोई साउंड सुनाई दे रहा है। इरेगुलर एंड इनलार्ज्ड लुकिंग जॉइंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेरिफेरल ऑस्टियोफाइट्स, ओके। ऑस्टियोफाइट्स मतलब जो स्फर यहाँ पर हमारा निकल के आ गया था, यहाँ पर ये वाला स्फर ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं इसको। कोई डिफॉर्मिटी जैसे कि वेरस ऑफ द नी, फ्लेक्शन, एडेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप, अगर ऐसी कोई डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिल रही है तो हम उसको एग्जामाइन करेंगे। इफ्यूजन रेयर एंड ट्रांसेंट, टर्मिनल लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट मूवमेंट, सबलेक्सेशन डिटेक्टेड ऑन द लिगामेंट टेस्टेड, ठीक है। एंड वेस्टिंग ऑफ क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल यहाँ पर ज्यादा टारगेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये बोनी डिफॉर्मिटी इसमें हमें देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर हमें एक्सरे कराना होगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर हम कराते हैं, तो डायग्नोसिस ऑफ अर्थराइटिस मेनली रेडियोलॉजिकल ही होती है। और इसके रेडियोलॉजिकल के फीचर्स, मतलब कि जो आपका एक्सरे है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। पहला है नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, ये जो जॉइंट्स हैं
ये जो जॉइंट है इसके बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं जॉइंट स्पेस, और ये जॉइंट स्पेस जो है ये कम हो जाएगा। ओके, मे बी लिमिटेड टू मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ टीबियो femoral जॉइंट ऑफ द नी। ओके, मीडियल कंपार्टमेंट में ही रह सकता है, मतलब अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ पर मेनली हमारा मीडियल साइड हार्म हो रहा था, तो जो नैरोइंग ऑफ स्पेस है हो सकता है कि ये आपका इनिशियली मीडियल साइड पर ही लिमिटेड रहे, नैरोइंग ऑफ स्पेस मीडियल साइड पर ही रहे, बाकी लेटरल साइड ओपन अप हो जाए, मतलब ओपन अप इन सेंस कि उसका जो स्पेस है वो उतना नैरो ना हो। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा फीचर जो होगा वो होगा आपका सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस डेंस बोन अंडर द आर्टिकुलर सरफेस। सबकॉन्ड्रल सिस्ट प्रेजेंट हो सकती है, ऑस्टोफाइट फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल सकती है, लूज बॉडीज देखने के लिए मिलेंगी और डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट देखने के लिए मिलेगा। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पर आपको एक्सरे दे रखा है नी का, एक है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू एंड दिस वन इज अ लेटरल व्यू, जिसके अंदर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी जॉइंट जो है यहाँ पर आपको स्पेस कम देखने के लिए मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आपको ऑस्टियोफाइट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो ये है आपका कि किस तरीके से आपका एक्सरे में आप डिटेक्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अदर इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरली आपको कॉज जो है उसको डिटेक्ट करना है, और जिसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, सेरोलॉजिकल टेस्ट कराने पड़ेंगे एंड ECR जो है आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है उसको रूल आउट करना पड़ेगा कि कहीं RA तो नहीं है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है, सीरम यूरिक एसिड को फाइंड आउट करना पड़ेगा गॉट के लिए एंड आर्थ्रोस्कोपी करानी पड़ेगी, कोई लूज बॉडी या फ्रेड मिनिस्कस तो नहीं है। ओके, तो ये बाकी इन्वेस्टिगेशन है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो अगर एक बार डिजीज शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वो डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस तो करेगी, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हो, बट आपके एफर्ट जो हैं वो यहाँ पर डेडिकेटेड होंगे कि जितना उसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन किया जा सके उतना करा जाए। ठीक है, टू डिले द ऑकरेंस और स्टॉल द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, मतलब उसकी ऑकरेंस को, मतलब शुरू से ही ऐसी लाइफस्टाइल रखो कि उसकी जो बढ़ने की वो है मतलब वो आए ही ना, प्रिवेंशन रखो। या फिर प्रिवेंशन मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करते रहो या कुछ भी करते रहो तो वो आएगी नहीं, लेकिन एक आप अपना एक्सरसाइज का रूटीन या फूड हैबिट्स ऐसी बनाओ कि उसकी जो ऑकरेंस है अगर कहीं नॉर्मली 50 ईयर्स पर आ रही है तो वो आपको 55-60 ईयर्स पर आए, क्योंकि ये एक डीजनरेटिव डिजीज है, ये जैसे जैसे एज्ड होगी वैसे वैसे आएगी, बट लाइफस्टाइल चेंजेस इसको थोड़ा डिले कर सकती हैं। और अगर आ गई है तो उसकी प्रोग्रेस को हमें रोकना है, मतलब उसकी प्रोग्रेस को हमें कम स्पीड से बढ़ने देना है, और दिस इज डन बाय द वेट इन चेक, डूइंग रेगुलर फिटनेस एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल फेवरेबल फिटनेस। ओके, अब हम देखते हैं रिहेबिलिटेट करना है पेशेंट को विद और विदाउट सर्जरी, अगर उसकी डिसेबिलिटीज पार्शियली और कंप्लीटली एलिवेटेड हो चुकी हैं तो। ठीक है, उसको हमें रिहेबिलिटेट करना है। अगर पेशेंट के अंदर हो ही गई है प्रॉपरली तो हमें उसे बचाने की कोशिश करनी है, और यहाँ पर अब हम मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं कि अब इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट उसको यूज करेंगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्रग्स का यूज होगा। ड्रग्स ठीक है, बट आपकी फिजियोथेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर एनाल्जेसिक यूज किया जाता है, मतलब कि पेन और एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीजेज होती हैं, पेन किलर। ओके, ये मेनली यूज किए जाते हैं सप्रेस करने के लिए पेन को, और ट्रायल ऑफ डिफरेंट ड्रग्स को किया जा रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट के लिए एक परफेक्ट सुटेबल ड्रग को पाने के लिए ट्रायल करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर्स को, और लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशन को प्रेफर किया जा रहा है कि एक दवाई खाए और वो जो है उसको लॉन्ग टर्म तक उसको फायदा दे। सेकंड है आपका कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव एजेंट। यहाँ पर प्राइमरली इफेक्ट हो रहा था आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज, और इन कार्टिलेज के लिए आपका कॉन्ड्रो वर्ड यूज होता है। तो कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव मतलब कि कॉन्ड्रो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एजेंट्स को यूज करेंगे, जिसमें कि आपका आता है ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोडाइटिन सल्फेट एंड कोलाजन पेप्टाइड। ठीक है,
तो ये आपके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स के में, ठीक है। इनका रोल होता है मॉडिफाई करना एजेंट्स को, येट नॉट बीन स्टेबलाइज्ड, ठीक है। एंड ये ट्राई करे, मतलब अर्ली केसेस के अंदर ये ट्राई करे जा रहे हैं, ओके। फिर है आपका विस्को सप्लीमेंटेशन, जो है आपका सोडियम हाइलोरेन इज इंजेक्टेड इन द जॉइंट वन इंजेक्शन, इन वन इंजेक्शन के अंदर ये आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है और फ्यू ईयर्स के बाद जो है फ्यू टाइम्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में फ्यू टाइम्स कुछ बारी ये दिया जाता है, और जिसकी वजह से आपका कार्टिलेज फंक्शन इंप्रूव होता है और ये क्लेम किया जाता है कि ये आपका कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव भी है, ठीक है। और ये हर पेशेंट के अंदर इफेक्ट वेरिएबल है, मतलब हर पेशेंट के अंदर इसका जो फायदा है वो वेरी करता है। सपोर्टिव थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रिवेंशन भी बेटर एक सपोर्ट सिस्टम है इसके लिए, जैसा कि वेट रिडक्शन करना है, अगर ओवीज पेशेंट है तो उसका वेट रिडक्शन कराना, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टू द इफेक्टेड जॉइंट डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको खेलने का शौक है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको ये डिजीज हो रही है और ऑकरेंस हो चुकी है, तो उससे बोलो कि वो कम थोड़ा वो करे, ठीक है, या फिर अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करे, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको जो है लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है, प्रिवेंशंस रखने हैं, नी कैप वगैरह पहनना है, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। लॉन्ग सिटिंग, जैसे कि अगर बहुत वर्किंग पर्सन है तो उसको सजेस्ट करो कि वो थोड़ा बीच में वॉक करा करे, या इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करे, कुछ एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके, कुछ एक्टिविटीज को छोड़ करके, ठीक है। जैसे कि सिटिंग क्रॉस लेग्ड या स्क्वेटिंग जो है वो काफी हार्मफुल होती है ओए के लिए ऑफ द नी में। लोकल हीट, लोकल मतलब कि जहां पर आपके पेन हो रहा है, जो आपका जॉइंट वहां पर इफेक्टेड है, उसी के पास वहां पर आप हीट लगा रहे हैं, लोकल हीट, जिसकी वजह से पेन एंड स्टिफनेस के अंदर रिलीफ देखने के लिए मिलता है। एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग अप द मसल कंट्रोलिंग एंड द जॉइंट हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसका मेजरली इफेक्ट आपकी मसल्स पर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो जॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जो लोकल एप्लीकेशन है काउंटर इरिटेंट्स की एंड लिनीमेंट्स की, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल जो है बताई गई है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके की सर्जरीज बहुत ज्यादा मतलब ब्रॉडली यूज करी जाती हैं, वो है आपकी जॉइंट प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन सर्जरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिप्लेसमेंट से समझ में आ रहा है कि वहां पर पूरा जॉइंट को ही हटा करके TKR या THR कर देते हैं। और जॉइंट प्रिजर्वेशन उसमें क्या किया जाता है कि अगर पेशेंट की अर्ली स्टेज में ही डिजीज डिटेक्ट हो गई है तो वहां पर हम जो है कुछ चेंजेस करते हैं, ओके। अब हम इसको प्रॉपरली पढ़ते हैं कि ये इंडिकेटेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिजीज, अर्ली स्टेजेस के अंदर इसको इंडिकेट किया जाता है, उसी में करा जाता है। वेयर अ फैक्टर लाइकली टू हेस्टन द डिजीज प्रोग्रेस कैन बी आइडेंटिफाइड, नी डिफॉर्मिटी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और फ्रॉम द लीस्ट इन्वेसिव टू मोस्ट इन्वेसिव दीज आर द फॉलोइंग्स। ये आपके कुछ प्रोसीजर्स हैं जिससे आप जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी कराते हैं, ठीक है। आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर जो होता है, आर्थ्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द लूज बॉडी। अगर आपको पता चल जाए कि उसका रीजन क्या है तो इसमें क्या होगा, लूज बॉडीज की वजह से भी ऑस्ट्रोआर्थराइटिस हो रहा था और डीजनरेटेड मेनिस्कल टीयर था एंड कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत कम ही एरिया खराब होता है ड्यूरिंग दी सर्जरी, ड्यूरिंग दिस आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर। तो वहां से आपका जो लूज बॉडीज हैं, डीजनरेटेड मेनिस्कल टीयर्स हैं, उसको बाहर निकाल लिया जाता है और इसीलिए ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस भी हो रही हैं। इन आर्थ्रोस्कोपिक कॉन्ड्रोप्लास्टी द डीजनरेटेड फिब्रिलेटेड कार्टिलेज को वहां से बाहर निकाला जाता है यूजिंग अ पावर ड्राइव इन सेवर अंडर द आर्थ्रोस्कोपिक विजन, जिसकी वजह से कि ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट जो है आपके अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। अब यहाँ पर एज यू सी कि जो कार्टिलेज था वो इनिशियली तो हार्म हो रहा था, लेकिन जो खराब हो गया है पार्ट, अगर हम उसको रिमूव कर दें
तो बाकी का जो पार्ट है, बाकी जो यहाँ पर लूज कार्टिलेज इस तरीके से हो रहा था, फ्लेक्स इसके आ रहे थे, वो और ज्यादा हार्म कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रिजर्वेशन करने के लिए हम उसको जो कार्टिलेज खराब हो गया है उसको कॉन्ड्रोप्लास्टी करके बाहर निकाल देते हैं, जो फिब्रिलेटेड कार्टिलेज है। ओके, ऑस्टियोटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोटॉमी नियर अ जॉइंट हैज बीन नोन टू ब्रिंग अबाउट द रिलीफ इन सिम्टम्स स्पेशली इन द अर्थराइटिक जॉइंट विद द डिफॉर्मिटी। तो ये सिम्टम्स के अंदर रिलीफ पाने के लिए हम करते हैं जहां पर हमें डिफॉर्मिटीज जो है देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी फॉर ओए ऑफ द नी विद जेनु वेरम एंड आर इंटरट्रोकेंटिक ऑस्टियोटॉमी फॉर दी ओए ऑफ हिप। तो यहाँ पर देखो जो आपका मीडियल हिस्सा था, ऑस्टियोटॉमी का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो मीडियल वाला पार्ट था वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, उसका नैरो हिस्सा हो रहा था। अगर हम यहाँ से इस वाले पार्ट को काट के बाहर निकाल दें नी के अंदर तो क्या होगा, ये जो आपका हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी है, सॉरी फीमर वाला पार्ट नहीं, अगर ये टीबियल वाला पार्ट जो है इसको पार्ट को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, एक जो गैप है वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। ठीक है, और ये आपका प्रिवेंट करेगा जेनु वेरम जैसी डिफॉर्मिटीज को। और इंटरट्रोकेंट्रिक ऑस्टियोटॉमी फॉर दी ओए ऑफ हिप भी यूज करी जाती है पेन रिलीफ के लिए। अगर अब हम देखते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है, ये जो है आपकी एडवांस डैमेज जब हो चुका है जॉइंट्स में, जब की जाती है, यहाँ पर आपकी टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस होते हैं। ओके, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉपरली ही आपकी जो जॉइंट है पूरा का पूरा उसको रिप्लेस करके ये आपकी जो है उसको सर्जरी को सक्सेसफुली यहाँ पर दिखाया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी दिखाई गई है, ये आपकी टीबिया है और ये इसका अपर एंड है, और यहाँ पर इसने जो है इस तरीके से प्रॉपरली इसको सर्जरी कर रही है। ओके, तो यहाँ पर अब ये कॉमनली परफॉर्म किया जाता है हिप एंड नी के लिए, और ये आर्टिफिशियल जॉइंट जो है 10 से 15 साल तक चलते हैं। तो ये था हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस।